नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। कल पहले चरण के मतदान होने हैं, 58 सीटों पर मतदान होंगे, लेकिन उससे पहले आज क्या हुआ है। आज विधानसभा चुनावों के लिए लगातार घमासान जारी है और इस घमासान में अब कूदी है कांग्रेस। कैसे कूदी है? घोषणा पत्र जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर पहले चरण के चुनावों के लिहाज से एक दिन पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी की महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर उन्नति विधान नामक ये घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में किसानों, बेरोजगारों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इससे पहले पार्टी युवाओं के लिए भर्ती विधान घोषणा पत्र और महिलाओं के लिए शक्ति विधान घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। उन्नति विधान जन घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमने आम लोगों के सुझाव को इसमें शामिल किया है। अन्य पार्टियों की तरह दूसरे दलों के घोषणा पत्र को नहीं शामिल किया गया। आज की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और महंगाई है। इसे लेकर कई घोषणाएं हैं। उन्होंने कहा अगर यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। जो ये उन्नति विधान है, जो हमारा शक्ति विधान है और जो भर्ती विधान है, ये जितने भी घोषणा पत्र हमने जारी किए हैं और इनमें जितने भी सुझाव हैं वो हमें यूपी की पब्लिक से मिले हैं। हमने पिछले मेरे ख्याल से 1.5 साल से ये कोशिश की कि हम उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाएं, हमारे नेता, हमारे मैनिफेस्टो कमेटी जाए और सबसे चर्चा करके जो उनके अहम मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको सुलझाने का काम कैसे किया जाए, इसके बारे में चर्चा करके तभी ये सारे सुझाव इस घोषणा पत्र में आए हैं। दूसरी पार्टियों की तरह हमने अन्य पार्टी के सुझाव लेकर अपने घोषणा पत्र में नहीं डाले। हमने जो भी इसमें डाला है वो पब्लिक की ही आवाज है। अगर कोई भी बीमारी हो तो सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त मिलेगा। आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में। कम पार्टियां इसके बारे में बात करती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसान बहुत त्रस्त हैं। और हमने अपने अनुभव में, जो हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने एक पूरी योजना बनाई कि इससे हम किस तरह से इस समस्या को हम हल कर पाए। इसके मुख्य बिंदु हमारे उन्नति विधान में है, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि जिन जिन को आवारा पशुओं के नुकसान को झेलना पड़ा है उन्हें 3,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और एक गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी, जिसके काफी ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, लेकिन एक एलिमेंट ये है कि 2 रुपए किलो में गोबर खरीदा जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहां भी उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। 2500 में गेहूं, धान और 400 में गन्ना खरीदा जाएगा। बिजली बिल सबका हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में जिस का बकाया है वो साफ किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। जिस को कोरोना से सबसे ज्यादा आर्थिक मार पड़ी उन परिवारों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि वो एक बार फिर अपने पैरों पे खड़े हो सके। श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए हमने ये प्रपोजल दिया है कि आउटसोर्सिंग बंद की जाएगी। संविदा कर्मियों का नियमितीकरण कई चरणों में किया जाएगा। सफाई कर्मियों को नियमित किया जाएगा। तो ये हमारे इस उन्नति विधान में है कि हम आउटसोर्सिंग बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आस्ते आस्ते एक एक करके कुछ चरणों में जितने भी आउटसोर्स्ड हैं और अभी संविदा कर्मी हैं उनका नियमितीकरण हो। महिला पुलिस कर्मियों को उनके गृह जनपद में पोस्टिंग की अनुमति।
बहुत सारी महिला पुलिस कर्मियों से मैं इत्तेफाक से मिली हूँ। कुछ कई लोगों ने मुझे हिरासत में लिया, उस समय बातचीत करने का मौका मिला और पता चला कि किसी का घर नोएडा में है, पोस्टिंग सीतापुर में है, माँ अकेली नोएडा में है और उनको सीतापुर आना पड़ रहा है काम करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा मुद्दा है उनके लिए, और मेरी बहनें हैं, उनकी मदद के लिए हमने सोचा कि अच्छा रहेगा कि उनके घर के ही एरिया में उनकी पोस्टिंग हो। तो चलिए, तौकीर किदवई हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। तौकीर, प्रियंका गांधी वाड्रा ने विधान पत्र जारी किया है। हालांकि शक्ति विधान पत्र पहले जारी हो चुका है, भर्ती विधान पत्र जारी हो चुका है, अब उन्नति विधान पत्र। क्या कुछ खास महिलाओं को भी इसमें साधने का हालांकि प्रयास किया गया? किसानों का जो कर्जा है वो माफ करने की बात, जो जैसा कि दोनों प्रमुख पार्टियों ने भी कहा है कि वो किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। बिजली के बिल को लेकर के भी कांग्रेस ने भी प्रावधान किया है। क्या लगता है कि कांग्रेस का ये दाव, या यूं कहें कि घोषणा पत्र, लोगों को कितना लुभा पाएगा? क्योंकि वंदना सिंह ने तो आज पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, कहीं ना कहीं जो आज ये इनका उन्नति पत्र है, इसमें कई ऐसे वादे हैं जो जमीनी वादे हैं, लेकिन पब्लिक इनसे कितना कनेक्ट हो पाएगी इसके लिए एक रणनीति पर काम नहीं किया गया है अभी तक। लेकिन इस घोषणा पत्र में ऐसे बहुत सारे वादे हैं जिससे अगर जनता जुड़ती है तो इसका फायदा इनको जरूर मिल सकता है। लेकिन अगर पश्चिम यूपी की बात करें तो कल वहां पे चुनाव है, कल वहां पे पोलिंग होनी हो, और ऐसे में आज घोषणा पत्र जो किसानों के लिए जारी हुआ है, जिसमें फसल की बात की गई है, जिसमें फसल खरीद की बात की गई है, किसानों के लोन की बात की गई, कर्ज माफी की बात की गई है, बिजली बिल हाफ करने की बात की गई है, ये मुद्दे जो किसानों के लिए कहे गए, ये कितना कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि कुछ घंटे बचे हैं, ये बात उन तक पहुंच पाएगी? जो ग्रामीण का जो किसान है वो इस बात को समझ पाएगा कि कांग्रेस उनके लिए क्या करने वाली है? तो सीधा सा समीकरण यह है कि अगर कांग्रेस इसको थोड़ा सा पहले जारी करती और आम आदमी तक अपनी बात पहुंचाती तो शायद उसके फायदे नजर आते। लेकिन जो घोषणा पत्र चाहे इनका हो या चाहे समाजवादी पार्टी का या चाहे भारतीय जनता पार्टी का, ये घोषणा पत्र सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह जाएंगे, क्योंकि ये आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जो चुनावी समीकरण है वो जात और धर्म के आधार पर ही चुनाव ज्यादा नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में। तो फिलहाल इन घोषणा पत्रों के बहुत मायने नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। न जो लोग हैं वो उनका रुझान इन तरह नजर आते हैं इस तरह के घोषणा पत्रों पे, क्योंकि जो घोषणा पत्र है ये लेकिन जिस तरीके की टाइमिंग घोषणा पत्र को रिलीज करने की रखी गई, तौकीर, इससे क्या समझ में ये भी नहीं आ रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये स्वीकार कर लिया है कि पश्चिम में तो बीजेपी और सपा और रालोद की लड़ाई है, हम बीच में इंटरप्ट करके करेंगे क्या, तो हमें नेक्स्ट फेज पर टारगेट करना है? हाँ जी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये भी बात सही है आपकी, क्योंकि जिस तरह से उनकी जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई थी कांग्रेस की, उसमें भी वो ज्यादातर स्टार प्रचारक बड़े जो चेहरे थे वो दूसरी जगह पे कैंपेनिंग में है। चरण सिंह चन्नी का नाम था जो पंजाब के सीएम है, और अपना चुनाव छोड़कर कैसे आएंगे? 10 तारीख को यहाँ पे चुनाव होना है, इसके बाद 14 तारीख को चुनाव होना है, 14 तारीख को पंजाब में भी चुनाव है, तो पश्चिम की जो पूरी बेल्ट है वो तो 14 तारीख में ही सिमट जाएगी। इसके बाद अगर चरण सिंह आते भी हैं तो उनको अवध का चुनाव या तो फिर पूर्वांचल को चुनाव मिलेगा। तो इसी तरह से छत्तीसगढ़ के भी सीएम है जो लगातार आ तो रहे हैं, लेकिन उनका भी आना जाना उसी तरह से हो पा रहा है। जो पूरा फोकस है वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल और अवध के क्षेत्र पर नजर आता है, लेकिन किसानों के लिए वादे जरूर किए गए हैं घोषणा पत्र में। ठीक है, ठीक है। तो आखिर मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि कांग्रेस ने जिस तरीके से सेफ जोन खेलने का फैसला किया है, क्योंकि पिछले चुनावों में उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो बहुत बेहतर नहीं रही है, तो क्या सेफ जोन खेलने का और उनकी परफॉर्मेंस में किसी तरह का कोई इंपैक्ट आने वाला है क्या? ग्राउंड क्या कहता है, अवध का ग्राउंड क्या कहता है? देखिए, चाहे पश्चिम हो, चाहे अवध हो, चाहे पूर्वांचल, जो रणनीति कांग्रेस की नजर आ रही है वो 2024 के लिए नजर आ रही है। उन्होंने ऐसे टिकट वितरण किए हैं, ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जो आम आदमी है, जो किसी से पीड़ा से है, जिसने दर्द झेला है, किसी घटना का शिकार हुआ है, ऐसे लोगों को टिकट देकर थोड़ा सा सिंपैथी गेन करने की कोशिश की है, और इसकी वजह से उनका वोट परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ता जरूर नजर आ रहा है, लेकिन वो सीटों में तब्दील नहीं हो पाएगा। फिलहाल ये समीकरण उत्तर प्रदेश के नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है तो 2024 में उसका फायदा उनको जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने किक देने की कोशिश जरूर करी है इस घोषणा पत्र के जरिए भी, और जिस तरीके से उन्होंने अपने टिकटों का बंटवारा किया है, हालांकि जिनको टिकट मिला वही छोड़ करके भाग रहे हैं, वो बात दिगर है। डूबते हुए जहाज से लोग भागते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा और मथुरा में पोलिंग पार्टियों की रवानगी के पहले मौसम का मिजाज बिगड़ गया है।
सुबह 9 बजे से लेकर के बारिश का आगाज हुआ। दोनों जिलों के 14 विधानसभा क्षेत्रों में कल मतदान होने हैं। आज पोलिंग पार्टियों को निर्धारित स्थलों से मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम, वीवीपैट और अन्य निर्वाचन सामग्री के साथ रवाना होना है। आगरा के 5 विधानसभा क्षेत्रों उत्तर, दक्षिण, छावनी, ग्रामीण और एतमादपुर के लिए आगरा फिरोजाबाद हाईवे पर शाहदरा स्थित मंडी समिति परिसर को पोलिंग पार्टी की रवानगी स्थल बनाया गया है। यहां से करीबन 10,000 कर्मियों की रवानगी तय है। पीठासीन और मतदान अधिकारी कर्मचारियों के लिए क्षेत्रवार डिकोडिंग सेंटर, टेबल और स्ट्रांग रूम बने हुए हैं। पोलिंग पार्टियों के लिए 1000 से ज्यादा छोटे और बड़े वाहनों की व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें कि मथुरा जिले में 1104 मतदान केंद्र और 2225 बूथ बनाए गए हैं। यूपी में कल होने वाले पहले चरण के चुनावों को लेकर के निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो वहीं इसके बाद लखनऊ अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीडी राम तिवारी से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 58 सीटों पर कल पहले फेज का चुनाव होने वाला है। क्या इंतजाम है, क्या तैयारी है और कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ डॉक्टर बीडी राम तिवारी जी हैं, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। सर, कल पहले फेज का चुनाव है, क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से प्लानिंग की गई है कि फर्जी वोटिंग ना पड़ पाए और भी सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से? देखिए, प्रथम चरण में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हर बूथ पर पूरी इंतजामात किए गए हैं और जो आपने कहा कि कोई फर्जी वोटिंग न हो, तो इसके लिए पूरा प्रोटोकॉल है और इस तरह करना एक बहुत दंडनीय अपराध है और हर स्तर पर इसके निगरानी की व्यवस्था है। और आप जानते हैं बूथ के अंदर भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी होते हैं। साथ ही 50% से ज्यादा बूथों पर वेबकास्टिंग कराई जा रही है। शेष जो अन्य संवेदनशील प्रकृति के बूथ होंगे वहां पर वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है, तो जिससे किसी भी तरह के फर्जी मतदान या इस तरह की घटनाएं कहीं भी ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की गई है। और आज जैसे कि पोलिंग पार्टियां अपने बूथों के लिए लगभग रवाना हो रही हैं सभी जिलों से, और सभी बूथों पर जो दिव्यांगजन, बुजुर्गजन, इनके लिए मतदान की विशेष व्यवस्था और इनके लिए जो है हमारे वॉलंटियर्स की व्यवस्था है। साथ ही प्रत्येक बूथ पर कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोविड सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मतदान कर सके। इस बार मतदान का समय भी 1 घंटा बढ़ाया गया है और आप जानते हैं कि उस समय तक भी जितने भी मतदाता बूथ पर होंगे सबको पर्चियां वितरित कराई जाती हैं और सभी का मतदान सुनिश्चित कराया जाता है। सर, पश्चिम क्षेत्र में पहला फेज का चुनाव है और पश्चिम में ज्यादातर गड़बड़ी को पिछले चुनाव की ओर बात करें तो देखा जाता है। कितनी वेबकास्टिंग की सुविधा की गई है कि आयोग किस तरीके से निगरानी कर रहा है उन क्रिटिकल जो बूथों पर? देखिए, निगरानी की व्यवस्था जो वेबकास्टिंग, अभी हमने बताया कि 50% से ज्यादा बूथों पर जो है वेबकास्टिंग की जा रही है और सब जगह पर हमारी स्टैटिक सर्विलांस और सारी टीमें मौजूद हैं और राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं उनके जो है एजेंट्स भी होते हैं हर बूथ पर, और इसलिए कहीं किसी तरह के फर्जी मतदान की कोई भी संभावना नहीं होगी। शुक्रिया सर। तो ये बीडी राम तिवारी थे, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिनका साफ तौर से कहना था कि आयोग पूरी निगरानी करेगा। 50% से ज्यादा पोलिंग बूथों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी ताकि किसी प्रकार से फर्जी वोटिंग न होने पावे और मतदाताओं से एक अपील की है कि सभी अपने मतदान का प्रयोग करें। कैमरापर्सन आशीष कश्यप के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो ये उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर भाजपा ने अपना दृष्टि पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे जनता को समर्पित किया है। इसमें हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। पीएम मोदी का विजन भी घोषणा पत्र में साफ नजर आया और देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक होटल में कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दृष्टि पत्र का विमोचन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल समेत तमाम लोग मौजूद रहे। हालांकि मुख्यमंत्री इस दौरान वर्चुअली जुड़े थे। जी के नेतृत्व में मुझे नमामि गंगा का काम करना पड़ा। तब काफी बार मीटिंगें होती थी और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी उत्तराखंड की सरकार ने और विशेष रूप से हमारी भारत सरकार ने मिलकर गंगा को अविरल और निर्मल बनाने का काम बड़े प्रमाण पर किया है।
और इसमें उत्तराखंड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी, जो कभी कभी मेरे दुख और दर्द का विषय भी था, कि गंगा के किनारे पर जितने गांव और शहर हैं, उनका पूरा गंदा पानी जो होता है सीवेज का, वो गंगा में छोड़ देते हैं। और इसलिए इसका बहुत अच्छा प्लान हमने किया और काम किया, आगे भी वो कर रहे हैं, अविरल निर्मल गंगा का। उसमें 10 शहरों में 33 परियोजनाओं का आरंभ किया गया था। उसमें हरिद्वार में, जगजीतपुर एवं सराय में 390 करोड़ की लागत से 82 MLD क्षमता का STB का निर्माण हुआ है और 17 किलोमीटर की सीवेज लाइन बिछाई गई है। फिर ऋषिकेश में 158 करोड़ की लागत से तो चलिए, अजीत काम्बोज हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि बीजेपी ने आज अपना दृष्टिपत्र जारी कर दिया है। नितिन गडकरी इस दौरान मौजूद रहे और ऐसा कहा जा रहा है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आम जनता के सुझाव से कोई घोषणा पत्र तैयार हुआ। बिल्कुल, ये बड़ी बात है उत्तराखंड भाजपा की तरफ से, जो कही जा रही है कि जनता के बीच जाकर उन्होंने सुझाव एकत्रित करने का काम किया और लगभग 78,000 सुझाव पूरे उत्तराखंड से उत्तराखंड भाजपा को प्राप्त हुए, जिनको संग्रहित करने के बाद आज जो है उत्तराखंड भाजपा अपना दृष्टिपत्र 2022 का यहाँ पर जारी किया है। और साफ तौर पर इसमें जो बातें भाजपा की तरफ से कही जा रही है कि उन्होंने एक एक वर्ग का इसमें ख्याल रखा गया है, चाहे फिर शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, रोजगार, किसान, उद्यमी, तमाम क्षेत्रों को इसमें छुआ गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था को यहाँ पर दुरुस्त करने की बात कही गई है और साफ तौर पर जो गरीब तबके को लेकर एक बड़ी योजना लेकर आ रही है उत्तराखंड भाजपा, अगर सरकार उनकी बनती है कि प्रत्येक गरीब परिवार को साल के 3 गैस सिलेंडर यहां पर मुफ्त देने का ऐलान उत्तराखंड भाजपा की तरफ से अपने दृष्टिपत्र में कहा गया है। इसके अलावा रोजगार को लेकर लगभग 50,000 नौकरियां यहां पर देने की बात उत्तराखंड भाजपा की तरफ से कही जा रही है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो इन 78,000 सुझावों में से भाजपा ने निकाली हैं और आज उसको केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से दृष्टिपत्र के माध्यम से यहाँ पर विमोचन किया गया है। तो साफ है कि चुनाव से ठीक पहले भाजपा की तरफ से विमोचन यहाँ पर किया गया है दृष्टिपत्र का। ठीक है तो अजीत, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्या पुलिस परिजनों के लिए भी किसी तरीके की कोई व्यवस्था की गई है? क्योंकि जिस तरीके से कल कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तमाम जो लोग थे उन्होंने पुष्कर सिंह धामी पर निशाना भी साधा था इसको लेकर के। बिल्कुल, पुलिस ग्रेड पे का मामला काफी बड़ा मामला हो चुका था उत्तराखंड में पिछले सरकार के समय। हमने देखा कि कैसे यहाँ पर धामी सरकार को घेरने की कोशिश तमाम परिजनों की तरफ से की गई थी, आंदोलन उनकी तरफ से चलाया गया था और कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को हाथों हाथ लपकने की भी कोशिश की। आज के अगर भाजपा के दृष्टिपत्र की बात की जाए तो दृष्टिपत्र में साफ तौर पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि अगर उत्तराखंड में दोबारा भाजपा की सरकार आती है तो पुलिस ग्रेड पे के मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक समिति का गठन यहाँ पर किया जाएगा जो जल्द से जल्द इसको सुलझाने की कोशिश करेगी। तो भाजपा की तरफ से हर उस मुद्दे को छूने की कोशिश यहां पर जरूर की गई है जो पिछली सरकार के समय में तमाम दिक्कतों भरा रहा हो। तो आने वाली सरकार में उसको कैसे दूर करना होगा, कैसे उन चीजों पर काम करना होगा, इन तमाम पहलुओं को दृष्टिपत्र के माध्यम से सार्वजनिक करने का काम भाजपा ने किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। देवभूमि के रण में दिग्गजों की हुंकार, मतदान की तारीख नजदीक आते आते और तेज होती जा रही है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रुद्रप्रयाग पहुंचे। इस दौरान राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी उनके साथ में मौजूद थे। नड्डा ने केदारनाथ विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी शैला रानी रावत के पक्ष में जनसभा की है। इस दौरान अनिल बलूनी ने कहा कि आपको एगास के त्योहार पर छुट्टी वाली सरकार चाहिए या फिर जुम्मे वाली चाहिए, आपको तय करना है कि आपको कौन सी सरकार चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि चुनावी प्रचार के अंतिम दौर में विधानसभा बागेश्वर में सियासी बयानबाजी चरम पर है। दरअसल बागेश्वर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा था। इसके बाद बागेश्वर विधानसभा में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कैसे, देखें। लगती है 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी को दिख रही कांग्रेस वालों को लगती होगी, वो कह रहे हैं हमको सूखा हो गया है। अरे अभी तो तुमको सूखा पड़ा है, अभी तो आपदा आएगी तुम्हारे वहाँ। जब तुम्हारा इतने बड़े नेता हरीश रावत जी को जब सीट नहीं मिली, पहले कहा धारचूला, फिर कहा डीडी हाट, फिर कहा शर्ट, फिर कहा रामनगर, और अब कहाँ भेजा लालकुआ जंक्शन में, और जंक्शन से गाड़ी कहाँ छूटेगी
ये बागेश्वरी नहीं, इस प्रदेश की जनता बताई। सर, गरुड़ में भैरवनाथ जी आपके वोट काट रहे हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं। क्या लगता है आपको, कितने गाँव वोट काटेंगे? हाँ, तीनों कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वोट बीजेपी के काट रहे हैं। ये कहने वालों को मैं बड़ा धन्यवाद दूंगा। वाह वाह वाह। और जब मैं काल भैरव का मंदिर खुद का बना रहा हूँ बागेश्वर में, तो भैरव मेरे पीछे तो पड़ेगा, जिस कांग्रेस का भैरव था उसके पीछे पड़ेगा। लोकतंत्र का जो चौथा खंभा है, जिस तरह से उसकी धज्जियां उड़ाती जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और एक नया प्रचलन मोदी मीडिया का किया है, तो आप आश्वस्त हो जाइए कि वो लोकतंत्र ही नहीं, संविधान, बाकी तमाम चीजों की धज्जियां उड़ाएंगे, बौखलाल उड़ाएंगे, और जो स्वतंत्र पत्रकारिता है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रंजीत दास जी हमारे अधिकृत प्रत्याशी हैं, और भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। पूरे उत्तराखंड में 22 उनके बागी प्रत्याशी हैं। कई क्षेत्रों में उनके 4 बागी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर चुके हैं। हमारी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी श्री रंजीत दास जी हैं, और जो प्रत्याशी अनधिकृत रूप से हमारे साथ ही पहले रह चुके थे, उन्होंने पार्टी ने बाहर कर दिया है। वो 6 साल से पार्टी से निष्कासित है। उनका कांग्रेस पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है। हम छद्म राष्ट्रवाद की बात नहीं करते हैं। समाज को बांटकर राजनीति करना हमें नहीं आता है। अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो की राजनीति तो भाजपा और कांग्रेस वाले करते हैं। उनको इस पर गणित लगाने दीजिए। बसंत कुमार इंसानों को कमाता है, उसकी जाति देखकर नहीं कमाता है। इसका एक कारण ये भी है, अभी भी बागेश्वर विधानसभा में मेरे साथ भी जो हो रहा है, या फिर अन्य विधानसभाओं में भी अन्य प्रत्याशियों के साथ, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ हो रहा होगा, वही भड़काकर जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर और छद्म राष्ट्रवाद की परिभाषा गढ़ के जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान, संविधान की मूल अवधारणा पर इस बार लोकतंत्र स्थापित होगा, और संविधान की मूल अवधारणा को समझना पड़ेगा।